नमस्कार, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से उपस्थित हूँ अपने चैनल शब्दवेदी पर और आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी फणेश्वर नाथ रेणु जी की लाल पान की बेगम। कहानी बहुत ही शानदार है और आपको भी बहुत पसंद आएगी। चलिए मैं कहानी से पहले आपका परिचय करवाती चलूँ कहानी के पात्रों से। तो इसमें कौन कौन है? इसमें है बिरजू जो 7 साल का है, बिरजू की माँ जो मुख्य पात्र है, और बिरजू का पिता, बिरजू की बहन चंपिया, उसकी जो बहन है उसका नाम है, और मखनी फुआ है जो बहुत ही बुजुर्ग स्त्री है, पड़ोस में रहती है। जंगी की पुतौ सुंदरी मुफट है जो सबसे पहले ना बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहकर बुलाती है। कहानी हम सुनते हैं, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आएगी ना, आंचलिकता का भरपूर प्रयोग है इसमें। एक्चुअली फणेश्वर नाथ रेणु जी आंचलिकता में ही प्रयोग के लिए, रचना के लिए जाने जाते हैं। तो हम आपके जो कहीं कहीं आप असमंजस में फंसते हैं कि इसका क्या अर्थ है क्या नहीं, वो हम बताते चलेंगे। तो चलिए हम सुनते हैं कहानी अब, ठीक है। और ये कहानी जो है ना, स्त्री केंद्रित कहानी है, स्त्री सशक्तिकरण की एक बहुत ही शानदार मिसाल है। और सुनते हैं कहानी हम। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सोहयाइन की दुकान छोआ गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। दिया बाती की बेला हो गई। आए आज लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकुर माछी लगी थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फांद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? बागर जो है ना, जो खस्सी होता है, बकरी का बच्चा उसे कहते हैं, जिसके लंबे लंबे बड़े बड़े कान होते हैं, कलेवा नाश्ता हुआ। तो बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगैया हो तब ना फुआ। गर्म गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में धंस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुर माछी परेशान कर रही थी। आय आय। बिरजू ने लेटे लेटे ही बागर को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलाता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को, 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पाँव नहीं पड़ते। इंसाफ करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के पप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाले सब तो ओन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगी, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की माँ ने? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे बिरजू की मैया के आगे ना था और ना पीछे पगैया ना हो तब ना। जंगी की पुतौ बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ सबे शीतल मोटी के हाकिम बसा के फूल छाप किनारे वाली साड़ी पहन के तू भी भंटा के भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंगपाट होता, जोरा बैल खरीदता, फिर आगे ना तो पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतौ मुजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। 3 ही महीने हुए हैं गौने की, नई बहू होकर आई है और सारे कुरमा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है।
उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिर किलासी है। उसका खसम रंगी कुरमा टोली का नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग घुमाती फिरती है जंगी की पुतौ। बिरजू की माँ ने आंगन में जंगी की पुतौ की गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंतनाती हुई आई थी। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज़ दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ के चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन रात बेचाल होती जाती है। गांव में अब तो ठेठर बेस्कौफ का गीत गाने वाले पुतरिया पुतौ सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे ना मुरलिया सीख रही होगी, हट जाई अरे चंपिया। जंगी की पुतौ ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घरे को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच में से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलंडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुकभुकाती थी। चंपिया की माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाले धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जर गार कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई, जो फिर कभी बाजे ना मुरलिया गाते सुना। चाल सीखने जाती है टिसन की छोकरियों से। बिरजू के माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुँच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले मैया 1 उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहत्थी फैलाई, दे न मैया ये 1 रत्ती भर। 1 रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंकाती हूँ पिछवाड़े में जाके चाटना, नहीं बनेगी मीठी रोटी। मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छिलते समय कम से कम 12 बार माँ से बाल पकड़ झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठ के शकरकंद छीलूं? नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कराही मांग कर लेकर गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटका कर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर 1 शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई और अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। पप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में
न तेरा में क्या होगा शकरकंद छील कर, रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई में सिर औंधा कर वापस आया। देख दिया, मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्काई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागर को बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे, हर चीज़ में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागर को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनूर टुनूर मुझे जरा भी नहीं सुहाता है। टुनूर टुनूर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बउआन टोले की गाड़ियाँ नाच देखने जा रही थी, झुनूर झुनूर बैलों की झुमकी। तुमने सुना? वैसी बकबक मत करो, बागर के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़ कर नाच दिखाए। मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं, मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के उसारे पर बिरजू ने फिसफिसा कर पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। जारे के समय इस तरह घुटने पर टुड्ढी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है वो। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे? गांव में एक पक्षी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं है। संझा तारा डूब रहा है, पप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा बैलगाड़ी पर चढ़कर। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का भी दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैगन का बोला। गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है। जल्दी से गाड़ी लेकर पप्पा को भेज दो जिन बाबा। मढ़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है कि यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा। अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोड तो बाकी ही है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगे की पुतों की बातें चुभती है। भाग भाग बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतों जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन क्या हासिल की है बिरजू के पप्पा ने। गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़ कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, इतनी आँखों की धार भला फसल से है। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट पर काटा तौल के ओजन हुआ है भगत के यहाँ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के पप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोले के एक एक आदमी को समझा के कहा, ज़िंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी करी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। सो गांव की किसी पुतखौकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के पप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह उमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई इसी ज़मीन की उपज से चलती है, और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का, ज़मींदार का बेटा है कि। चंपिया, बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू, अंदर तू भी आ जा। चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। डिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझाना देती रहती तो ले चुके थे ज़मीन। रोज़ आकर माथा पकड़ के बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है। बिरजू की माँ, मंजूरी ही अच्छी।
जवाब देती बिरजू की माँ खूब सोच समझ के, छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा, जोरू जमीन जोड़ के नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है, जो जैसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शौक मोच दिया है उसके मर्द ने, कौलों के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमनी नोट देखने नहीं दिया आँख से। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पिटने लगे, बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किस कुछ समय से उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी। लो खूब देखो नाच, कतरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी, पतली जेब वाली पतोरिया सब हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान, दाढ़ी जा रही, 2 बच्चों की माँ होकर वह भी जस की तस है। उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालती है। उसकी अपनी ज़मीन है किसी के पास 1 धुर ज़मीन अपने इस गांव में। जलेंगे नहीं, 3 बीघे में धान लगा हुआ है घने। लोगों की बिख-धिट से बचे तब तो। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनने लगे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों नहीं चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा। चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा, शायद गाड़ी भी है, घर घर आती है ना। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है तो चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ, चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पाँव से टट्टी के छेद से झाँक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया फिर गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ, आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तार गई। जरूर मल्लिहार टोली में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे तू चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो ना रोशनी, ना चराग, ना चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू, बेटा बिरजमोहन, बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे दे, नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान का पंचशीश रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसारे पर रखकर उसने कहा, दिया वालो। बिरजू की माँ ने उठकर ओसारे पे आई। 1:30 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान के बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ के मन का सब मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलमपुर के बाबू की संपन्नी गाड़ी मोहनपुर होटली बंगला के हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश टट्टी में खोस दी। अपने खेत का? अपने खेत का? हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा। पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियाँ। मलदहिया टोली पर जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियाँ काँप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। कैसा लुक्कर है तू रे? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नवान से पहले ही नया धान जुटा दिया, दिखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है। चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले नया अन्न न पड़े।
इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल और गमकता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर से मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला? गाड़ी वालों को भी तो कभी ना कभी बैल की ज़रूरत होगी। पूछूंगा तब कोई टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। उसने नज़र बजा कर देखा, बिरजू का पप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। चंपिया और बिरजू ना होती तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घेलसार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ? मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बरबराहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। हाँ, अब फुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगहिया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ कांखती खांसती आई। इसी के घर ही पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले से ही अंगीठी यहाँ सुलगा लेती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो कुछ है नहीं, एक बागर है, कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ, अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ। फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज किया। ओह, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की माँ ने, और एक वह है सवाइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह 1 मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले और कह गई कि डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का। बिरजू के टूटे दूध के दांतों की फाँक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। फिर सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, 1 कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मन टिक्का पहना आज पहली बार। बिरजू के पप्पा को हो क्या गया है? गाड़ी जुटता क्यों नहीं? मुँह की ओर एकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ पप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतौ नाच देखने चली गई क्या? गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के पप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कनरोहट हो रहा है आंगन में? जंगी घूर ताप रहा है। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनरी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी।
बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिल्लट का झुमकी करा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई है सब आ जाए जल्दी। जंगी की पुतौह, लरेना की बीवी, राधे की बेटी सुनरी तीनों गाड़ी के पास आए। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी गाली दी, साला लतार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोह को। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहों को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहों का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके, सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेतों से धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतौह ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतौह, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है खूब। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। बिरजू की माँ के माथे के मनटिक्के पर चांदी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी ही है। दोनों पुतहुओं ने तो कहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और ज़रा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। जंगी के पुतौह ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा पे वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की माँ ने जंगी की पुतौह को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतौह है। गौने की साड़ी में खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा था उसने, बिरजू की माँ बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। हाँ, वह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा की, अपने रूप की झांकी ले। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मनटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं थी, उसे नींद आ रही थी। कहानी होती है यहीं पर ख़त्म, लाल पान की बेगम। हाँ, कैसी लगी कहानी? कहानी तो अच्छी है ही। तो ये कहानी जो है ना, स्त्री केंद्रित कहानी थी। स्त्री सशक्तिकरण की एक मिसाल पेश करती है। साथ ही आज़ादी के बाद सर्वे के समय जो आए बदलाव को भी दिखाया गया है इसमें जो मुख्य पात्र थे, बिरजू की माँ, जो बहिर्मुखी और भावुक हृदय से सरल किंतु तुरंत प्रतिक्रिया देने वाली होती है। स्त्री सुलभ भावनाओं में जीती है और इन्हें बैलगाड़ी पर बैठ के नाच देखने के जाने की इच्छा थी। और गाड़ी में देरी होने के कारण उसे लगता है अब वह मेला देखने नहीं जा सकेगी। पहले भाग्य को कोसती है, फिर अपने ऊपर गुस्सा करती है। उसकी झुंझलाहट अभिलाषा पूरी ना होने के कारण भी है। गाड़ी आ जाने और मेला देखने की इच्छा पूरी होते देख उसका सारा गुस्सा भी गायब हो जाता है और उसके मन का सारा बैर भाव चला जाता है। अपने खेत की पकी धान की बालियां देखकर उसका मन प्रसन्न हो उठता है। वो खुश है अपने मन की लालसा पूरी होते हुए देखकर। अब इस कहानी के बारे में बताती चलूँ कि यह कहानी सबसे पहले इलाहाबाद में प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में 1957 में छपी थी। उसके बाद रेणु जी ने अपनी इस कहानी को अपने कहानी संग्रह ठुमरी में छपवाया 1959 ईस्वी में, जो इसकी 8वीं कहानी है। ये कहानी सुंदर, आकर्षक, जिम्मेदार, कुशल गृहिणी, आदर्श पत्नी और प्यार करने वाली माँ के बारे में है। जी हाँ, लाल पान की बेगम। धन्यवाद। और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट तो ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद आप किसकी कहानी सुनना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।